श्रीकांत जेना जी का। अभी कुछ दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई और उनकी जो चिंता थी वही हमारी कोशिश है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई किसी जमाने में मुख्य धारा की राजनीति थी, इधर परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर जब हम ये कहें क्या न्याय का राज हो और न्याय के राज के साथ साथ अगर सामाजिक न्याय का राज न हो तो बात अधूरी हो जाती है। आदरणीय श्रीकांत जेना जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप में से जितने लोग हैं उनको पूरा उनकी जानकारी है कि किस तरह के राजनीति के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। मैं जब बाएं लगी तस्वीर को देख रहा था तो ये लगता है कि कितना पुराना राजनीतिक रास्ता रहा है। आज जब मैं इनके आवास में आपसे मिल रहा हूं, आपसे मिलने से पहले सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी के और समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और उन दलों के वरिष्ठ पदाधिकारी मुझसे मिले। सबकी इच्छा यही है कि इंडिया गठबंधन और जो इंडिया गठबंधन का रास्ता है, जो हमारा पहले दिन संकल्प था, उस संकल्प को और मजबूत किया जाए। और इधर हम देखते हैं कि कभी हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे कास्ट सेंसस को लेकर के। मुझे याद है वो दिन जब लोकसभा में नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और उनके साथ साथ देश के तमाम बड़े बड़े नेता, दक्षिण भारत के और पूरे देश के नेता ये चाहते थे कास्ट सेंसस हो। उस समय जो भी कुछ रहा हो, जिन परिस्थितियों में नहीं हुआ, मुझे खुशी है इस बात की कि आज कांग्रेस पार्टी उस बात को स्वीकार कर रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और कास्ट सेंसस के बिना सामाजिक न्याय का मिलना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई थी पिछले चुनाव में, मैंने उस समय भी कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ साथ हमारी पीडीए की रणनीति है और ये पीडीए की रणनीति जो है पिछड़े दलित, आदिवासी भाई, हमारे अल्पसंख्यक भाई, आदि आबादी, इन सबको साथ लेकर के जो पीड़ित है, जो दुखी है, जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, हम उसको साथ लेकर के चलेंगे और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया, उस संविधान को बचाने के लिए, उस संविधान से हमें जो मौलिक अधिकार मिलते हैं उन अधिकारों को बचाने के लिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक फैसला इस बात का ले रही है कि कैसे लोकतंत्र कमजोर हो, संविधान कमजोर हो, हम यही बात याद दिलाना चाहते हैं कि जिस समय संविधान कमजोर होगा, हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम उड़ीसा में श्रीकांत जेना जी और उनके तमाम सहयोगी साथी मिलकर के इस आवाज को उठा रहे हैं, जहां हम लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हमें व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बचाने के लिए, क्योंकि सामाजिक न्याय मिलना, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक जो गैर बराबरी है उसमें हमारी बराबरी का हक मिले, उस आर्थिक गैर बराबरी में हम गरीबों को भी जोड़ा जाए, हमारे तमाम लोग जो पीछे रह गए वो उनको जोड़ा जाए। इसलिए हालांकि मैं आपसे जब मिल रहा हूं, अभी 14 तारीख को हमने सबने मिलकर के, न केवल समाजवादी पार्टी ने बल्कि देश के सभी दलों ने और देश के सभी संगठनों ने बढ़ चढ़ करके पूरे देश में हिस्सा लिया और जगह जगह कार्यक्रम हुए, जगह जगह गोष्ठियां हुई, जगह जगह हमें आपको देखने को मिला कि सब लोग ये संकल्प ले रहे हैं और याद कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, संविधान के निर्माता, जिन्होंने हमें आपको रास्ता दिखाया कि किस तरीके से
यही संविधान है जो हमें अधिकार दिलाएगा, और उसी संविधान को लोग कमजोर कर रहे हैं। और देखने को तो ये मिला कि जो संविधान को कमजोर कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इसलिए जरूरी बनता है कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प लें हम, क्योंकि सामाजिक न्याय के राज के बिना हम अपने गरीबों को, हम अपने आदिवासी भाइयों को, हम अपने छूटे हुए लोग जो हैं, जो आजादी के बाद जिन्हें हक और सम्मान मिल जाना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा पत्र मैंने लिखा था, हालांकि मैं अभी पत्र नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने साथियों से कहूंगा कि सभी को इसकी कॉपी दे दिया है, जिससे कि हम लोग क्या संदेश देना चाहते हैं वो कम से कम इसके माध्यम से चीजें पहुंचें। क्योंकि सामाजिक न्याय और होना उसका आर्थिक गैरबराबरी बनी रहे तो शायद संभव नहीं है। लड़ाई बड़ी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हम लोग जगाने में कामयाब हो गए हैं। यहां हमें आज चाय के साथ साथ जो मीठा खाने को मिला है और उसके साथ साथ इन्हें दलों के मिलने का मौका मिला, मुझे उम्मीद और बढ़ गई है कि जब शिका जिला जैसे लोग साथ आ रहे हैं तो इस लड़ाई को हम सब मिलकर के लड़ेंगे। हालांकि उड़ीसा में कोई मेरा पहली यात्रा नहीं है। सबसे पहले मैं आया था जब नंदन कानन का, जिसमें टाइगर्स की जान चली गई थी, उस जेपीसी का मैं मेंबर था। और उसके बाद ही नेताजी ने फैसला लिया था कि हम लोगों ने राय दी नेताजी को, नेताजी ने फैसला लिया कि लायन सफारी इटावा में बनेगी, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज इटावा में लायन सफारी बन गई है। हालांकि यहां टाइगर के साथ हादसा हुआ था। एक बार मैं और आया था नेताजी के साथ ही, जब फायरिंग रेंज पर, उस समय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे कलाम साहब वहां पर हेड कर रहे थे डीआरडीओ को। उस समय मुझे जाने का मौका मिला था। उड़ीसा प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़े, क्योंकि पिछड़ों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं किस तरीके से भेदभाव है हर इंस्टीट्यूशन में। कहने को ये पिछड़ों के साथ देना चाहते हैं, अपने नकली सर्टिफिकेट भी बना के लाए बीजेपी के लोग, लेकिन सच्चाई में उन्हें हक नहीं दे रहे हैं। उड़ीसा में भी शिक्षा में या रोजगार में जो हक उन्हें पिछड़ों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमें उम्मीद है हम लोगों के बीच में जाएंगे, जगाएंगे और उनको साथ लाने का काम करेंगे। मैं भेज दूंगा आपको, मैं भेज दूंगा। एक सवाल ये जो मुर्शिदाबाद वायलेंस चल रहा है, उसके बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है लातों के पीटीआई का। उसके बाद में ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया कि योगी सबसे बड़े भोगी है। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं ये? कहीं भी कम्युनल टेंशन हो या इस तरह की घटना घटे, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बने कि सबसे पहला संदेश वहां के लोगों के लिए हो और उनसे अपील हो कि इस तरह की हिंसा से समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो हिंसा या इस तरह का झगड़ा कहीं भी समाज में न धर्म को लेकर के हो, न जाति को लेकर के हो। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछा जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है, वस्त्र पहनने से योगी हो जाता है। मैंने कई मौकों पर कहा, हमारा सबसे बड़ा धार्मिक किताब ग्रंथ गीता है। जहां गीता हमें सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, यही संदेश है उसमें, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, वो सबसे बड़ा योगी है। लेकिन हम लोग तो ये देखते हैं, दुख तो समझना दूर, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि भाषा से ही दुख पहुंचा रहे हैं। कहीं एएनआई वाले तो नहीं थे? एएनआई थे, पीटीआई वाले एएनआई पे देख लें। और हमारे मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि जीरो पॉवर्टी। ये जीरो पॉवर्टी क्या होता है?
और फिर कहते हैं डंडा। हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। हमारे यहां जीरो को अंडा बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है, तो उनसे और क्या उम्मीद करोगे? आप देश के आंकड़े देखिए। आप अगर हम प्लानिंग कमीशन के आंकड़े देखें या देश के या दुनिया के जो आंकड़े समय समय पर आते हैं, हमारा स्टैंड, हमारा सरकार कहां खड़ी है हमारी यूपी की, और हमारे मुख्यमंत्री जी इसी में खुश हैं। अब उनकी जानकारी देखिए आप। हम हर चीज में नीचे से 2 या नीचे से 1 पे हैं, तो उन्हें लगता है कहीं से तो हम नंबर 1 हैं, ऊपर से नहीं तो नीचे से नंबर 1 है। इसी से जुड़ा हुआ और यूपी की मैं अपनी बता रहा हूं, जो मैंने खुद महसूस किया, ये जितने भी झगड़े या दंगा होते हैं इसमें बीजेपी का हाथ होता है। मुझे याद है तालेग्राम, हमारे कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह थी, शांतिपुर से लोग रहते थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक जानवर का मांस एक गरीब से कुछ पैसे देकर के मंदिर में डलवाया। जब उस गरीब ने यह कहा कि मैं मंदिर में नहीं डाल सकता हूं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम मंदिर में डालो। बीजेपी का नेता साथ गया और मंदिर में डलवा दिया जानवर का मांस, और उसका परिणाम यह हुआ जब सुबह हुई तो हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों में झगड़ा हो गया, वो दुकानें जली, वो दंगा हो गया। बाद में वहां के पुलिस कप्तान ने जब सच्ची जांच की तो उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए, एनएसए लगा उनमें। ये मैं एक घटना बता रहा हूं। हमने अपनी आंखों से बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। वहीं हमारे सामने और चुनौती ये है, क्योंकि हमें कभी बार आप लोगों का भी सहयोग मांगना पड़ता है। आप लोगों पे भी बहुत दबाव रहता है। अब यहां तो नहीं होगा दबाव उड़ीसा में, लेकिन यूपी में तो दबाव हमने बहुत देखा है, और दिल्ली में। आपके पार्टी के एमएलए ने बोला है कि भारत की देवा देवियों में ज्यादा पावर नहीं है, इसलिए बहुत अटैक इंडिया में हुआ है। आप भी क्या मानते हैं कि हमारे देवा देवियों में पावर नहीं है? देखिए, मैं व्यक्तिगत आस्था किसकी किसमें है उसमें मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूं। मैंने कल भी कहा और फिर कहता हूं, धार्मिक बयानबाजी से हमें आपको बचना होगा, और कोई भी बयान हम ऐसा दें जो नुकसानदेह है उससे बचना होगा। क्योंकि जैसे ही हम बयान देंगे जो है नहीं, जो सच्चे नहीं हैं, वो उसका लाभ उठाना चाहते हैं। और हम तो ऐसे हैं कि कहीं ले चलो हम चल देते हैं। और एक बार तो मैंने ये कहा कि अगर हम पेड़ देख लें और पेड़ के नीचे पत्थर देख लें और पत्थर पे लाल झंडा देख लें या कुछ पूजा पाठ देख लें तो हम उसी को भगवान मान लेते हैं। उसमें हम पे केस हो गया। तो बीजेपी का सोचिए, एक तरफ तो वहां केस करते हैं, अगर हम ये कहें कि अगर हम पीपल का पेड़ देखें और उसके नीचे पत्थर रखा हो हम उसी को भगवान मान लेते हैं। अगर ये बात मैं कह दूं तो बीजेपी के लोग केस करते हैं मुझ पर। तो ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी के लोग चाहते क्या है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने कमिटी फॉर्मेशन किया है स्टेट ऑटोनॉमी में नॉन यूनियन। आपका क्या ख्याल है कि सेंटर से ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए और नहीं? इसी के साथ हाँ दिए दोनों, इवन तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने बोला है कि ठीक है। मैं जो बात स्टेट मोर ऑटोनॉमी के बारे में, किसी भी स्टेट के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत सोच समझ करके फेडरल सिस्टम क्रिएट किया है। उस फेडरल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लीजिए गवर्नर हैं, मैं अपने स्टेट के उदाहरण देता हूं, दूसरे स्टेट का तो आपने सुप्रीम कोर्ट तक फॉलो किया होगा। हमारे यहाँ एक गवर्नर थे और वो गवर्नर ये थे जो कि उनकी काम नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी ये काम करने की, लेकिन उसके बावजूद भी जाति के आधार पर मुझ पे आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जाति के आधार पर काम कर रहे हैं और पोस्टिंग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं गवर्नर है हमारी स्टेट में, पोस्टिंग ही जाति के आधार पर हो रही है, लेकिन गवर्नर चुप है। तो फेडरल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसने प्रधानमंत्री 3 बार बनाने का मौका दिया, जब हम बजट देखते हैं एनएचआई का, तो उत्तर प्रदेश जिसने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने और सबसे ज्यादा बीजेपी को मौका दिया दिल्ली सरकार बनाने में, लेकिन बजट में भेदभाव हो रहा है।
तो कल हम ये कहें कि बजट के लिए हमारे क्यों भेदभाव हो रहा है, तो उस पे लोग आरोप लगा देंगे इसी तरह का। अभी हमारे यहां कुंभ हुआ, हमने भी डुबकी लगाई, लेकिन बीजेपी वाले पिछला जो कुंभ हुआ था उसकी डुबकी की तस्वीर नहीं दिखा सकते। हम तो पिछले कुंभ में भी गए थे, उससे पहले वाले में भी थे, हम लोग शामिल थे। नेताजी का है तस्वीर। जो लोग खो गए सब हिंदू श्रद्धालु थे, आज तक सूची नहीं आई है। जो लोग मर गए, जिनकी जान चली गई, वो पता ही नहीं है कहां है, नाम ही नहीं है। और सरकार क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। सोचो, जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हो, जाने कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, वो हिंदू श्रद्धालुओं की जान जाने पर मदद नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू है बताओ? ये खराब हिंदू हुए कि नहीं हुए? तो भारतीय जनता पार्टी से बचो और हमें भी बचाओ। अखिलेश जी, एक सवाल इसी रिलेटेड है कि आपको लगता है सेंटर ने इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टेट्स की पावर को? ये सोचने की बात नहीं है। और हमें तो ये लगता है, मुझे उड़ीसा का नहीं पता, हो सकता है उड़ीसा का इंजन अपने हिसाब से चल रहा हो, स्टेट का इंजन। अखिलेश जी, एक मिनट, मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन आप सब जानते ही होंगे। लेकिन यूपी का जो डबल इंजन है, क्योंकि एक दूसरे के पक्ष में नहीं है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, साथ नहीं चल रहे हैं, आमने सामने टक्कर मार रहे हैं।